नेक्स्ट सिलेबस पर आते हैं। अकाउंट्स के बाद जो मेजर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है आपके कॉमर्स का, उसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पर आ जाते हैं हम लोग। इकोनॉमिक्स का पेपर कोड है 30 अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, और इस पेपर कोड में हमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों पढ़ना है इस पेपर को। तो देखो, इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को लेना है हमें। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट्स को कवर करना है। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, यानी हमारे देश में को चलाने के लिए, इकोनॉमी को रन कराने के लिए किन चीजों के बारे में हमें जानना है, क्योंकि विदाउट इकोनॉमी आपका कंट्री एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आप अपने कंट्री को रन नहीं करा सकते हैं, पीपल के वर्क्स को, नीड्स को आप नहीं समझ सकते हैं। तो हमारे पास यहां क्या आ रहा है कि इकोनॉमिक कंसेप्ट्स किसे कहते हैं, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, रीजन क्या थे इनको डेवलप करने के लिए, लर्नर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यानी आप सिटीजन्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डे टू डे लाइफ सिटीजन्स का कैसे इफेक्ट होता है, उसके बाद वर्कर्स, कंज्यूमर्स, ये सारे लोगों को के ऊपर इंपैक्ट क्या होता है, इन्हें कैसे प्रभाव डालता है, हाउ दे आर गोइंग टू वर्क ऑन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ सिटीजन्स, वर्कर्स, लेबर्स, कंज्यूमर्स, बिजनेसमैन, इवन ऑन गवर्नमेंट। यानी ये इकोनॉमी से आपका गवर्नमेंट भी नहीं बचा हुआ है, गवर्नमेंट को ही इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ती है। फिर आ जाते हैं हमारे पास इश्यूज क्या है इस नेशन में जो वो फेस कर रहा है, किसके रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ठीक है, हमारी इकोनॉमी कैसी चल रही है इसके बारे में जानना है। फिर इक्विपमेंट्स क्या होते हैं इकोनॉमिक्स के, कैसे इकोनॉमिक्स को वैल्यू किया जाता है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, कैलकुलेशंस क्या है इकोनॉमिक्स के, मैथमेटिकल डेटा क्या है इकोनॉमिक्स का, इश्यूज क्या आ रहे हैं इकोनॉमिक्स में। उसके बाद इन सारे चीजों को परस्यू करना है या नहीं परस्यू करना है, कैसे इन्हें सेकेंडरी स्टेज में लेके जाया जा सके, सीनियर सेकेंडरी स्टेज में। यानी अगर हमारा इकोनॉमी छोटे लेवल पे है तो उसे बड़े लेवल और बड़े लेवल और बड़ा किया जा सके, इसके बारे में दिन रात सोचनी है। इसके अलावा हमारे अंडरस्टैंडिंग को, डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग की व्यू क्या है, एक आदमी का नजरिया क्या रहता है इकोनॉमी के ऊपर, उनका स्किल क्या इंपॉर्टेंट है, मेरा और आपका स्किल क्या है, और इन स्किल्स के अकॉर्डिंगली आप कैसे अपने सारे चीजों को कवर करेंगे, कैसे अपने सारे चीजों को देखेंगे जिस बेसिस पर आपका कंट्री का इकोनॉमी रन करेगा। Every single person is important, even every single penny is important to the economy of our country. अब हम लोग यहां पर समझने जा रहे हैं सर कि हमारे इकोनॉमिक्स का मार्किंग सिस्टम क्या है। तो इकोनॉमिक्स के मार्किंग सिस्टम को हम लोग यहां देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स के मार्किंग सिस्टम में हमारे पास सबसे पहले है सेम थ्योरी एंड प्रोजेक्ट्स 80 एंड 20 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है इकोनॉमी में, इन्हें हमारा स्टैटिस्टिक्स क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस क्या है, डेटा को कैसे प्रेजेंट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, कहां से कलेक्ट करेंगे डेटा को, कौन कौन से स्टैटिकल टूल्स हैं जिनके ऊपर हम लोग डेटा को मेजर करते हैं, उन्हें इंटरप्रेट कैसे करते हैं डेटा को, इन सारे बीचों में। तो देखिए आप यहां पर अलग अलग पॉइंट्स है, इन अलग अलग पॉइंट्स में आप ये समझिए इन दोनों पार्ट्स का टोटल कवरेज है 15 मार्क्स का। इन्हें कवर करने के लिए 40 पीरियड चाहिए, यानी बेसिकली आप 40 आवर्स का अच्छा सिटिंग कैपेसिटी दे दो तो भाई ये कवर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हमारे स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। ये हमारा जो कवरेज है, ये कवरेज है टोटल 25 मार्क्स का। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर आपका मार्किंग ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं ये सारे के सारे मार्किंग आपके लिए टोटल 40 कवरेज करते हैं। कितने का कवरेज करते हैं? 40। सर ये कॉलम से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ना ही आपका डेटा ऊपर नीचे है, ये सब टोटल है सर, आप ध्यान दीजिए। दूसरा सब टोटल आपके पास यहां पर है, यानी 40 मार्क्स का पहला कवरेज यहां, दूसरा कवरेज यहां। फर्स्ट पार्ट को आपने देखा, दूसरे पार्ट के बारे में आप देखिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ना है, इंट्रोडक्शन 4 मार्क्स का है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और डिमांड के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो ये 14 मार्क्स का है। कंज्यूमर किस जगह पर अपने चीजों को, वांट्स को एक धरातल पर, एक लेवल पर लेकर आ जाता है,
उनका डिमांड क्या रहता है, और उसके बाद प्रोड्यूसर का बिहेवियर एंड सप्लाई, यानी बनाने वाले जो सप्लायर्स हैं वो गुड्स को मार्केट में कैसे लेकर जाते हैं, उनका स्ट्रेटजी क्या रहता है, मार्केट के कितने फॉर्म्स होते हैं, मार्केट में किस तरीके से प्राइस को निकाला जाता है, प्राइस डिटर्मिनेशन और परफेक्ट कंपटीशन, और अलग अलग तरीके के मार्केट फॉर्म्स में किस तरीके से आप अपने चीजों को कवर कर रहे होते हैं। ये टोटल 8 मार्क्स का, सप्लाई के बारे में 14 मार्क्स, डिमांड के बारे में 14 मार्क्स, टोटल ये कितने हो गए हमारा, टोटल ये 40 मार्क्स, और इधर ऊपर हमारा इंट्रोडक्शन और स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स, टोटल ये हमारा 80 मार्क्स कवर हो गया। यहां पर आप ध्यान से देखिए, मैं यहां पर फिर से बता देता हूं, ये पहला आपका 40 और ये दूसरा आपका 40 यहां तक, और ये पहला पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद ये 40 प्लस 40 हमारा कितना कवर हो गया सिलेबस, 80 मार्क्स का। नेक्स्ट आ जाते हैं, बचा हमारा 20 मार्क्स, और 20 मार्क्स किस चीज पे चला जाएगा, प्रोजेक्ट वर्क पर। किस पे रहे हमारा 20 मार्क्स, प्रोजेक्ट वर्क। चलिए सर, मार्किंग तो समझ में आ गया, सिलेबस में हमारे टॉपिक्स क्या है, तो हम लोग आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स पहले पार्ट में, और इसे कवर करने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो सर हमें पढ़ना क्या क्या है, सर लर्नर को पढ़ना क्या है कि बेसिक स्किल्स को एक्वायर करना है, जिसमें आप कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, मार्केट से उन इंफॉर्मेशन को लाना है, उन चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, उनके क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को कवर करना है, जिससे आप इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट्स को समझ सके, सिस्टम उसका जो डिजाइन किया गया उसके बारे में जान सके। इट ऑल्सो इंटेंड्स टू प्रोवाइड सम बेसिक स्टैटिस्टिकल टूल्स, यानी हम लोग कौन सा मेजरमेंट का टूल्स यूज करेंगे, स्टैटिस्टिक्स को नापेंगे कैसे, उन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, उन इन्फरेंसेस को देखेंगे जिससे हम इकोनॉमिक्स के प्रोसेसेस को, इकोनॉमिक्स के गैजेट्स को, इकोनॉमिक्स के डेटा प्रेजेंटेशन स्किल्स को अच्छे से जान सके। अब देख बेटा, यहां पर हमें क्या होगा कि इसके बाद हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, इसका इंट्रोडक्शन में यूनिट्स और क्या क्या टॉपिक्स हैं उन्हें देखना है, यानी इसी के बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, इंट्रोडक्शन का पार्ट है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, यूनिट 1, यूनिट 2 कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैसे करेंगे, उन्हें प्रेजेंट करने वक्त हम लोग कौन कौन से टूल्स और कौन कौन से मेथड्स के बारे में जानना है, उन मेथड्स के बारे में नॉलेज ले लेना है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कैसे होगा, टाइप्स और वेरिएबल्स किसे कहेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, डेटा को, इंफॉर्मेशन को, डेटा यानी कोई एक इंफॉर्मेशन जिनका लॉजिकल अरेंजमेंट हुआ है। देखो, मार्केट में रॉ डेटा यानी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जब उसे आप कन्वर्ट करते हैं मीनिंगफुल वैल्यू में, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, तो वो डेटा बन जाता है, और वो इंपॉर्टेंट डेटा को कलेक्ट कहां से करे, ऑर्गेनाइज कैसे करे, उनके बारे में जानकारियां कैसे ले, क्योंकि वो जानकारी रहेगी तभी तो आप देश के इकोनॉमी को चला पाओगे। फिर हमारे पास ज्योमेट्रिक फॉर्म्स हैं, बार डायग्राम, पाई चार्ट, कैसे एनालिसिस करे देश के इकोनॉमी को, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स है, पॉलीगॉन्स है, उसके बाद हमारे पास हिस्टोग्राम है, पॉलीगॉन है, ओजाइव है, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स है। इन सारे चीजों को डिटेल में कैसे कवर करेंगे इसे भी हम लोग देखेंगे। इसे कवर करते करते हम लोग फिर स्टैटिस्टिक्स के तीसरे पार्ट पर चले जाएंगे, दैट इज स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। किस पर हम लोग आ जाएंगे, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। अब वो टूल्स क्या क्या है, हमारे मेथड्स क्या क्या है, उन्हें हम लोग देखने जाएंगे, उसे इंटरप्रेट कैसे करना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे करेंगे, उनका सॉल्यूशंस कहां से लाएंगे, इंटरप्रिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब है स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, जैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम आएंगे वैसे ही स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन रहेगा, उसे सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट को, अर्थमेटिक मीन किसे कहते हैं, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, थोड़ा बहुत मैथ्स में पढ़ा है हम लोगों ने इसके बारे में अप टू 10 स्टैंडर्ड। कोरिलेशन किसे कहते हैं, क्या काम है कोरिलेशन का, क्यों सेंट्रल टेंडेंसी और कोरिलेशन के बारे में जानना है, वेरिएबल्स और अनग्रुप डेटा क्या होता है, प्रॉपर्टीज, स्कैटर डायग्राम, मेजर्स, कोरिलेशंस को मेजर करने के लिए कौन से थ्योरी, और वो कौन बंदा है जिसने इस सारे के सारे थ्योरी को दिया, दैट इज कार्ल पियर्सन।
तो कार्ल पियर्सन के मेथड के बारे में जानेंगे। उसके बाद ये भी जानेंगे कि हम लोग किस तरीके से नॉन रिपीटेड रैंक्स और रिपीटेड रैंक्स देंगे, किस चीज का, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, यानी कोरिलेशन और उससे रिलेटेड डेटा इंफॉर्मेशन को कैसे अरेंज करेंगे, इसके बारे में हमें जानना है। इंडेक्स नंबर किसे कहा जाता है, जहां मैथ्स की बात हो रही है, जहां डेटा की बात हो रही है, नंबरिंग तो होगा ही। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसे कहते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किसे कहते हैं, इंडेक्स नंबर का यूज कैसे होगा, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ये सारी चीजें क्या होते हैं जो हम लोग बातें करते हैं ना, महंगाई बढ़ गई, दाल का भाव बढ़ गया, घर में हमारे खर्चे बढ़ गए, सर वही सारी चीजें हैं। हमारे पिक्चर के टिकट्स महंगे हो गए, यही सारी चीजें हमारे पास किस तरीके से इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं, इन्हें भी हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ा जाए। अब आ जाते हैं यूनिट 1 या पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें अलग अलग चीजों के बारे में हम लोगों ने जाना, ये बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में जाना, स्टैटिस्टिक्स के बारे में जाना। पार्ट बी में जो अब हम लोग जानने जा रहे हैं, पार्ट बी में हम लोग जिस बारे में जानने जा रहे हैं वो है सर इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी किसी भी बिजनेस का छोटा रूप कहां से शुरू होता है। सर इसका कोई बड़ा पार्ट भी है, हाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी 11th में पढ़ना है, नहीं सर उसका थोड़ा सा पार्ट 12th में पढ़ना है, बाकी हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ने हैं। फिलहाल हमें जिसके बारे में पढ़ना है दैट इज हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट क्या है, इकोनॉमी किसे कहेंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है इकोनॉमिक्स के, हम लोग अपने देश के इकोनॉमी को कैसे सुधार सकते हैं, क्या प्रोड्यूस करना है, किनके लिए प्रोड्यूस करना है, क्या पॉसिबिलिटी है जिसके साथ प्रोड्यूस करना है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। सब कुछ थोड़ी ना प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो पॉसिबल होगा वही प्रोड्यूस होगा। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, डिमांड क्या है, सामान मार्केट में जब बिकता है तो क्यों लोग खरीदने जाते हैं उसे, क्या यूटिलिटी है उसका। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यूटिलिटी एनालिसिस, बहुत सारे चीजों को कवर करना है हमें यहां पर यूनिट 5 में। फिर आ जाते हैं इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के आगे के पार्ट्स में हमें किन टॉपिक्स को कवर करना है। सर हमें यहां पर आपको कवर करना है इनडिफरेंस कर्व को, कहां पर जाकर आपका डिमांड और सप्लाई वगैरह मैच कर सकता है, कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम में मैच कर सकते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। कंज्यूमर का बजट क्या होता है, बजट लाइन किसे कहते हैं, देश का बजट कैसे बनता है, कंज्यूमर के इनडिफरेंस कर्व को किस तरीके से मैपिंग करेंगे, किस कंडीशंस में हम उन्हें रीड करेंगे या इंटरप्रेट करेंगे, उनका एनालिसिस कैसे करेंगे, ये सारे चीजों के बारे में भी हमें कहां जानना है, इनडिफरेंस कर्व और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। ठीक है, मैंने यहां शॉर्ट में लिख दिया है, हम लोग किस तरीके से उन्हें इंटरप्रेट करेंगे, कैसे उन्हें समझने का कोशिश करेंगे। डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड किसे कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स, यानी डिमांड को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, डिमांड का स्केड्यूल कैसे तैयार होता है, डिमांड कर्व क्या है, डिमांड के स्लोप क्या है, मूवमेंट कैसा है, शिफ्ट कैसे होता है डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी किसे कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी मार्केट में किन फैक्टरों से इफेक्ट होता है, डिमांड को किस तरीके से इफेक्ट करता है, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कैसे करते हैं, उन्हें परसेंटेज में कैसे दिखाते हैं, और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, खर्चों का टोटलिंग कैसे करते हैं। देखिए ये तो हमारा डिमांड का पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में। फिर आ जाएंगे हम लोग, डिमांड खत्म हो गया तो प्रोड्यूसर, वहां कंज्यूमर का बिहेवियर था, और प्रोड्यूसर जिस चीज को देगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग बाय डिफॉल्ट उसे बोलेंगे सप्लाई। यानी प्रोड्यूसर क्या सोचकर प्रोड्यूस करेगा, उनका बिहेवियर क्या है, और वो मार्केट में किन चीजों को सप्लाई करने वाला है। प्रोडक्शन के फंक्शंस क्या है, शॉर्ट टर्म में करना है, लॉन्ग टर्म में करना है, एवरेज प्रोडक्ट किसे कहेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, रिटर्न्स ऑफ टू अ फैक्टर कॉस्ट किसे कहते हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट किसे कहते हैं, टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इस तरीके के बहुत सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे और मार्जिनल कॉस्ट को भी निकालेंगे। एक प्रॉफिट हमने अकाउंट्स में सुना था
और यहां पर हम लोग मार्जिन निकालेंगे। याद रखिएगा यही मार्जिन हमारे बिजनेस में क्या हो जाता है, प्रॉफिट। तो हम लोग अपने टोटल रेवेन्यू को निकालेंगे, रेवेन्यू में से कॉस्ट को अलग कर दो तो मेरा क्या निकल जाएगा, मार्जिन। और इसके बारे में हम लोग जहां पढ़ेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल कॉस्ट। फिर इसके बाद हमारा अगला कंसेप्ट है कि रेवेन्यू कंसेप्ट क्या होगा, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। फिर हमारे पास आएगा, जैसे वहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पड़ा था डिमांड के साथ, यहां आ जाएगा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। इनके कंडीशंस क्या होंगे, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, साथ में हमारे मार्केट के मूवमेंट्स कैसे होंगे, सप्लाई के मूवमेंट्स कैसे होंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यहां पे भी साथ में वही सेम परसेंटेज मेथड भी आएगा। तो एक साइड डिमांड आया, दूसरे साइड सप्लाई आया। इसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अगला टॉपिक है कि भाई जब डिमांड सप्लाई पता चल गया है ना, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन। क्या करते हैं, किसी भी गुड्स का वैल्यू कैसे लगाएंगे, प्राइस कैसे डिटरमाइन करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन में डिटरमाइन कैसे करेंगे, एप्लीकेशन कैसे होगा प्राइस का, ठीक है। और सिंपल एप्लीकेशन क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई का, जिसमें प्राइस का अपर लिमिट और प्राइस का लोअर लिमिट, यानी अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट का मैक्सिमम प्राइस, यानी ऊपर तक इसको कितना प्राइसिंग किया जा सकता है और इसका प्राइस कितना गिराया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं हमारे पास एक प्रोडक्ट है, कोई भी पेन को ले लेते हैं, तो मेरा पेन ऊपर अगर जा सकता है तो मान लेते हैं कि मेरा पेन ऊपर ₹500 तक जा सकता है, एवरेज प्राइस 100 है, और नीचे गिरकर हमारा पेन ₹50 तक आ सकता है। तो ये मेरे पेन का 100 के बेस के अकॉर्डिंगली प्राइस का सीलिंग एंड प्राइस की फ्लोरिंग है, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर प्रोजेक्ट आपके स्कूल के अकॉर्डिंगली, सीबीएसई के करिकुलम के अकॉर्डिंगली आपको दिया जाएगा, इसी टॉपिक्स और इन्हीं चीजों से रिलेटेड रहेगा। यहां पर हमारा जो सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो सिलेबस कंप्लीट हो गया है इकोनॉमिक्स का, स्टैंडर्ड 11 का इकोनॉमिक्स। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉमर्स में द थर्ड सब्जेक्ट के बारे में हम लोग, देखो ये 3 कॉमन सब्जेक्ट हैं, ऐसा नहीं कि इनके अलावा कॉमर्स में और सब्जेक्ट नहीं रहेंगे। ये 3 तो आपको सर सीबीएसई में कॉमर्स में पढ़ना ही पढ़ना है, इनका कोई ऑप्शन नहीं।